मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक का एक नया अध्याय आनुवंशिकता या जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता या जेनेटिक्स, इसमें पॉइंट वाइज देखते हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आनुवंशिकता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है, जिसमें कोई एकल जीव ही नए पौधे को जन्म देता है या नए जीव को उत्पन्न करता है, वो जो नए जीव उत्पन्न होते हैं, नई संतति या नए शिशु पैदा होता है, वो जनक पीढ़ी माता पिता के समान होता है। चूंकि उसमें माता होती है या पिता होता है, तो वो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। जबकि जो अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं, ये जो अंतर होता है, ये लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं, इसमें अधिक संख्या में सफल विभिन्नताएं होती हैं, सफल अंतर होता है। और पूर्ववर्ती जो जनक पीढ़ी है, उससे जो है वंशागति संतति को, जो बच्चा पैदा होता है, उसको एक आधारिक, एक बेसल जिसको कहते हैं, बेस होता है, आधार होता है, उसमें एक शारीरिक अभिकल्पना जिसको कहते हैं डिजाइन, और कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। मतलब प्रत्येक माता पिता से उसके होने वाली संतान को कुछ आधारभूत डिजाइन संरचना मिलती है और कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। और जो नया बच्चा पैदा होता है दूसरी पीढ़ी में, उसमें पहली पीढ़ी से भी आहरित विभिन्नताएं, जो पहली पीढ़ी से मिली हुई विभिन्नताएं हैं, और इसके साथ साथ कुछ नई विभिन्नताएं भी बच्चे में होती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? विभिन्नता का मतलब अंतर होता है, और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर होता है। कोई भी बच्चा माता पिता के ठीक समान नहीं होता, और इसमें ये जो विभिन्नताएं होती हैं, ये सबसे ज्यादा जो सफल विभिन्नताएं हैं, वो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं। और जो दूसरी पीढ़ी बनती है, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, इनमें कुछ तो माता पिता से विभिन्नताएं आती हैं और कुछ इनकी स्वयं की विभिन्नताएं होती हैं। अगला पॉइंट है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन आनुवंशिकता कहलाता है। तो ये आनुवंशिक लक्षण क्या है? कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतानों में जाते हैं। जो लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं, उन्हीं लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इस आनुवंशिक लक्षण का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है, उसी को जेनेटिक्स या आनुवंशिकता कहते हैं। अगर परिभाषा देखना चाहे आनुवंशिकता की, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, वो आनुवंशिकता या जेनेटिक्स कहलाती है। तो आनुवंशिकता क्या है? जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम। ये जो जनन प्रक्रिया है, प्रजनन प्रक्रिया है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है, वो संतति के जीवों के समान अभिकल्पना का होना। जो बच्चा पैदा होगा, जो संतति होगी, वो अपने माँ बाप की संरचना का होना, डिजाइन का होना, ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। किसका? जनन प्रक्रिया का। और आनुवंशिकता जो है, वो इस नियम का निर्धारण करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। उसमें पूर्ण विश्वसनीयता होती है, उसको हम उन लक्षणों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो
वंशागत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आनुवंशिकता की खोज मेंडल ने की। यह कहा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो आनुवंशिकता के जनक हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन शहर में ये पादरी थे। और लक्षणों की वंशागति का जो नियम प्रतिपादित किया उसे मेंडल का नियम कहते हैं। तो मानव में जो वंशागति का नियम है, जो मनुष्यों में वंशागति का नियम मेंडल ने बताया, वो इस बात पर आधारित है कि जो माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ बच्चों में स्थानांतरित करते हैं, भेजते हैं। माता और पिता दोनों जो उनका आनुवंशिक पदार्थ है वो समान मात्रा में बच्चे में स्थानांतरित करते हैं। और ये जो भी लक्षण जाते हैं माता या पिता के, ये दोनों के डीएनए से प्रभावित होते हैं, माता के डीएनए से और पिता के डीएनए से प्रभावित होते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण जो जाएगा वो प्रत्येक संतति में दो विकल्प होते हैं, माता वाला या पिता वाला। ये दो विकल्प हैं। ये संतान में कौन सा परिलक्षित होगा, कौन सा दिखाई पड़ेगा? संतान में है तो एक माता का और एक पिता का है, दो विकल्प हैं। इसमें कौन सा दिखाई देगा, कौन सा परिलक्षित होगा, इस पर मेंडल ने नियम बनाए थे। और जो मेंडल ने नियम बनाए उसमें अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को, जो मेंडल को विज्ञान और गणित का ज्ञान था उसको सम्मिश्रित किया, एक साथ में लाए। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा, प्रत्येक पीढ़ी, चाहे वो जनक पीढ़ी हो चाहे वो शिशु पीढ़ी हो, F1 कहेंगे आगे चल करके, उसके एक एक पौधे द्वारा जो लक्षण प्रदर्शित हुए, जो लक्षण दिखाई दिए, उनका रिकॉर्ड रखा और गणना की। तो आनुवंशिकता में गणित का और विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम मेंडल ने किया था। अगला पॉइंट है मेंडल की परिकल्पना। अगला पॉइंट है मेंडल की परिकल्पना। मेंडल ने जो हाइपोथेसिस की, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और वो बगीचे की मटर थी, मीठी मटर कहते हैं उसको। और ये मटर के पौधे में उन्होंने विपर्यासी मतलब विपरीत, विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने मटर के पौधे में ऐसे लक्षण देखे जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे या विपरीत थे और स्थूल रूप से दिखाई देते थे, जैसे गोल और झुर्रीदार बीज, गोल बीज अथवा झुर्रीदार बीज, लंबे अथवा बौने तने वाले पौधे। जो तना था वो या तो लंबा था और या तो बौना था। इन दोनों को उन्होंने देखा। या पुष्प के बारे में सफेद अथवा बैगनी पुष्प देखे। इस तरह के मेंडल ने गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे या सफेद बैगनी पुष्प, इस तरह के 7 विपरीत लक्षणों को मेंडल ने खोजा। और मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों जैसे लंबे और बौने, एक पौधा कैसा लिया, लंबा लिया और दूसरा बौना लिया, इन दोनों पौधों पर प्रयोग किया और देखा। ये प्रयोग किया और पहला जो देखा उन्होंने कि प्रथम संतति पीढ़ी में जो पहली बार संतान उत्पन्न हुई, इसको फिलर जनरेशन 1 F1 भी कहते हैं। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। लंबा और बौना इन दोनों के बीच में कोई
पौधा नहीं था, सभी के सभी पौधे लंबे थे। पहली चीज ये क्या देख रहे हैं कि जो F1 में पहली पीढ़ी में, प्रथम संतानीय पीढ़ी में जो भी पौधे हुए वो कोई भी बीच का नहीं हुआ, सभी लंबे हुए। और इसका अर्थ क्या है कि दो लक्षण में से जो दो लक्षण थे, एक लंबा था और एक बौना था, केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, केवल एक दिखाई देता है। कौन सा? लंबा। उन दोनों का मिश्रित प्रभाव भी दृष्टिगोचर नहीं होता। लंबे और बौने के बीच में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई उसका मिश्रित प्रभाव भी दिखाई नहीं देता है। अगला पॉइंट है कि जब मेंडल ने पहली चीज क्या देखी थी, अभी पिछले पॉइंट में हमने देखा था कि सभी जो पौधे हैं वो लंबे हैं, बीच का कोई मिश्रित रूप नहीं है। और मेंडल ने जो F1 पीढ़ी के पौधों को प्राप्त किया था उनमें स्वपरागण कराया, या स्वपरागण कराने के बाद एक नई पीढ़ी F2 प्राप्त की। और क्या देखा कि सभी पौधे F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। F1 में क्या था? सभी पौधे लंबे थे, जबकि जब F1 में स्वपरागण कराया गया तो F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन लेकिन क्या था, उनमें से 1/4 1/4 पौधे बौने थे। ये क्या दर्शा रहा है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई और बौनेपन दोनों की वंशागति हुई है। जी F1 जो है उसके द्वारा F2 में लंबे और बौने दोनों की वंशागति हुई है, केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हुआ। F1 में दिखता तो सब लंबा है, लेकिन वास्तव में उनमें बौनापन भी है। ये कहने का तात्पर्य है कि केवल लंबाई वाला लक्षण व्यक्त हुआ, लेकिन था कौन? दोनों था, दोनों विशेषक थे। F1 के सभी पौधों में दोनों विशेषक थे, केवल लंबाई वाला व्यक्त हुआ था। और ये क्या दर्शा रहा है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की, यहां लंबाई का लक्षण है, दो प्रतिकृतियां, दो स्वरूप, दो फोटोकॉपी की वंशानुगति होती है। ये दोनों समान हो सकते हैं या भिन्न हो सकते हैं, ये उनके जनक पर निर्भर करता है। एक ही लक्षण की दो प्रतिकृतियां होती हैं, वो दोनों प्रतिक्रिया समान भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं, और ये भिन्नता या समानता उनके जनकों पर निर्भर करती है जिनसे वो पैदा हुए हैं। देखिए, एक कैपिटल टीटी शुद्ध लंबा और स्मॉल टीटी शुद्ध बौने के लिए ये एलील कहे जाते हैं, और ये इनका युग्मक है जिसको हम गैमीट कहते हैं। ये आपको शुद्ध लंबा भी दिखता है, शुद्ध बौना भी दिखता है, लेकिन जब युग्मक बनाते हैं तो युग्मक हमें नहीं दिखता। तो युग्मक क्या है? ये तो दृश्य रूप है और ये जीन रूप है। ये शुद्ध लंबा जो है इसके दो युग्मक कैपिटल टी और कैपिटल टी बने, और जो स्मॉल टी टी है इसका दो युग्मक स्मॉल टी और स्मॉल टी बने। अगर ये युग्मक इससे संयोग करता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है, और अगर ये इससे संयोग करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। पहला युग्मक इससे करता है तब कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, और ये जब इस चौथे वाले से करता है तब कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। ये जो F1 पीढ़ी बनी हुई है, इस F1 पीढ़ी में सभी एक जैसे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और एक चीज जान लीजिएगा, जब कोई भी एक कैपिटल हो तो कैपिटल वाला ही
प्रभावी होता है, दिखाई पड़ता है। ये सभी संकर लंबे हैं। पहली पीढ़ी में सभी संकर लंबे पैदा हुए। इसके बाद जो ये सभी संकर लंबे थे, इनमें स्वपरागण कराया गया। उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा और गैमीट इसमें अलग अलग बने, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगर ये इससे संयोग किया तो कैपिटल टी बन गया, अगर ये इससे संपर्क किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये इससे मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर इससे मिला तो स्मॉल टी। देखिए दूसरी पीढ़ी जो F2 बनी है, इसमें क्या हुआ कि शुद्ध नाटा 1/4, 4 में से 1। हमने यही कहा कि 1/4 जो है, 1/4 संतति बौने होते। ये क्या हुआ? शुद्ध बौना हुआ। और ये क्या है? शुद्ध लंबा हुआ। और 2 देखिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये संकर लंबा है, ये इन्हीं जैसा, पहली पीढ़ी जैसे ही। तो क्या इसका अनुपात देखें तो ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये बौना। तो अनुपात क्या हुआ? दृश्य रूप 3:1। 3 लंबे और 1 बौना, ये पैदा हुए हैं। इसी को देखते हैं, इसमें जो कैपिटल टी थी तथा कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, जबकि केवल कैपिटल टी जो बना, जो स्मॉल टी है वो बौने पौधे हैं। ये अर्थात कैपिटल टी की एक प्रति ही, कैपिटल टी एक ही हो, वो पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौने के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां होनी चाहिए। जब स्मॉल टी होगा तभी बौना होगा। अगर एक कैपिटल है तब भी लंबा होगा और दोनों कैपिटल है तब भी लंबा होगा। तो ये दोनों कंडीशन क्या है? लंबे के लिए केवल एक कैपिटल टी होना ही पर्याप्त है, जबकि बौना होने के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी और स्मॉल टी जैसा व्यवहार करने वाले अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जो पहली पीढ़ी में प्रकट होता है। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी जो पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो छुपा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अगला पॉइंट है द्विसंकर संकरण। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो एक गुण प्रसंकरण या एक संकर संकरण था, इसमें एक ही लक्षण लिया जाता था। लेकिन अब क्या है? द्विसंकर संकरण, 2 विकल्पी जोड़ों के बीच संकरण। कोई 2 लक्षण लेकर के जब हम संकरण कराते हैं, जैसे इसमें एक लंबे और गोल बीज की बात कर रहे हैं कि लंबा पौधा है और बीज क्या है? गोल है। और दूसरा क्या है? बौना पौधा है और बीज क्या है? झुर्रीदार है। 2 लक्षण हो गया, एक तो तने की लंबाई है और दूसरा बीज का आकार है। तने की लंबाई लंबा या बौना होगा, जबकि बीज का आकार गोल या झुर्रीदार होगा। इसके बीच जब संकरण कराया जाता है तब क्या होता है? आइए देखते हैं इस पॉइंट में कि गोल बीज वाले लंबे पौधे का, गोल बीज वाले लंबे पौधे का यदि झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे से संकरण कराया जाए या कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी जिसको F1 कहते हैं, सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होते हैं। पहली पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है, क्या है? पौधे लंबे भी हैं और बीज जो है वो गोल है। अतः लंबाई और गोल
जो बीज की आकृति लंबाई है और बीज की आकृति गोल है, ये दोनों क्या है, ये प्रभावी लक्षण है। हमने यही पढ़ा था कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसको प्रभावी कहते हैं। तो पहली पीढ़ी F1 में द्विसंकर संकरण के दौरान भी लंबाई और गोल आकृति जो है ये प्रभावी लक्षण है। जब F1 संतति, जब ये जो पहले लंबे और गोल बीज वाले पैदा हुए हैं, यदि इनमें स्वनिषेचन कराया जाए और F2 पीढ़ी की संतति जो प्राप्त होगी तो उसमें कुछ गोल बीज वाले लंबे, जैसा कि इसमें थे, कुछ गोल बीज वाले लंबे पौधे और कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे, ये भी और ये भी दोनों प्राप्त हो रहे हैं। कुछ जो है गोल बीज वाले लंबे पौधे और कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने उत्पन्न होते हैं, तथा कुछ नया संयोजन मिलता है। जहां से हम चले थे ये दोनों तो मिलते ही हैं, लेकिन कुछ नया संयोजन मिलता है। और वो नया संयोजन क्या है कि कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार, लंबे परंतु झुर्रीदार। देखिए, एक ये पौधा था यहां से और दूसरा ये था, अब दूसरा संयोजन जो मिल रहा है लंबाई इसकी और झुर्रीदार इसका। तो कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज वाले और कुछ बौने गोल बीज वाले उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब कि लंबा जो है वो झुर्रीदार भी हो सकता है और बौना जो है वो गोल भी हो सकता है। ये दो नए संयोजन प्राप्त होते हैं। ये लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, कैसे ये प्रकट होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है कि कोशिका में डीएनए होगा और उस डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के स्रोत होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की सूचना का स्रोत होता है कि वो डीएनए जो है उसमें कौन सी प्रोटीन बनेगी, इसकी सूचना का स्रोत होता है। और डीएनए का वो भाग, पूरा डीएनए नहीं, डीएनए का वो भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस भाग को प्रोटीन का जीन कहते हैं। और जो प्रोटीन है ये विभिन्न लक्षणों को, अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। ये जो प्रोटीन पाई जाती है ये लक्षण के प्रकट होने को नियंत्रित करती है, प्रकट होना है या नहीं प्रकट होना। जैसे पौधे में कुछ हार्मोन्स होते हैं और जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अगर हार्मोन्स है तो पौधे की लंबाई का नियंत्रण कर रहा है। और कैसे कर रहा है, ये जो पौधे की लंबाई है ये हार्मोन्स की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर हार्मोन्स की मात्रा अच्छी है, हार्मोन्स की मात्रा जो है ज्यादा है तो पौधे बड़े होंगे। हार्मोन्स की जो मात्रा है उसके उत्पादन पर निर्भर करती है, हार्मोन्स कितनी मात्रा में उत्पादित हो रहा है। पौधे की लंबाई किस पर है, हार्मोन्स की मात्रा पर। हार्मोन्स की मात्रा किस पर है, वो उसके उत्पादन पर है। और उत्पादन में क्या कर रहा है, एंजाइम महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अगर एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा, अगर एंजाइम अच्छे से कार्य करेगा तो हार्मोन्स पर्याप्त होगा। और अगर हार्मोन्स पर्याप्त होगा तो पौधा लंबा होगा। यदि प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आ जाए, जो जीन्स है वो परिवर्तन आ जाए तो प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा। प्रोटीन जो है उतनी मात्रा में एंजाइम नहीं बनाएगा, एंजाइम नहीं बनाएगा तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे। और जब हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो हार्मोन्स की मात्रा में कमी होगी और पौधा बौना हो जाएगा। और इस प्रकार ये जो जीन है वो लक्षणों को नियंत्रित करता है। प्रोटीन क्या कर रही है, एंजाइम बना रही है, एंजाइम क्या कर रहा है, हार्मोन बना रहा है, हार्मोन क्या कर रहा है, लंबाई को बढ़ा रहा है। अगर प्रोटीन की जीन्स में गड़बड़ी हो जाए और एंजाइम की मात्रा कम हो या एंजाइम काम ना कर रहा हो तो हार्मोन कम बनेगा। और जब हार्मोन कम बनेगा तो लंबाई कम होगी और पौधा क्या होगा, बौना हो जाएगा। अगला पॉइंट है, जब लैंगिक जनन होता है
जब नर और मादा मिलकर के संतति बनाते हैं तो संतति के डीएनए में जो शिशु है उसके डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होता है। दोनों के डीएनए का समान रूप से योगदान होता है। दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करते। एक ही जीन होगा, वो दो रूपों में होगा, उसकी एक प्रति एक से मिलेगी, नर से और एक मादा से। अर्थात मटर के जो पौधे हैं उनमें जो जीन होंगे या सभी जीन होंगे उनके दो सेट होंगे। एक सेट प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। प्रत्येक जनक दो होंगे, नर और मादा जो बात हमने की, उसमें से प्रत्येक जनक से एक एक सेट वंशानुगति होगी, शिशु में या संतति में आएगा। वास्तव में ये जो जीन सेट है वो केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में नहीं होता, वो एक श्रृंखला जिसको चेन कहते हैं उसके रूप में नहीं होता। डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। डीएनए में एक जैसी श्रृंखला ना होकर के अलग अलग स्वतंत्र रूप होते हैं, और ये जो स्वतंत्र रूप होते हैं वो प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। अतः प्रत्येक कोशिका एवरी सेल में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृतियां होती हैं, दो फोटोकॉपी होती है, जिनमें से एक नर और दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। तो गुणसूत्र के क्या है कि प्रत्येक गुणसूत्र में दो भाग हैं, दो प्रतिकृतियां हैं, एक नर से और दूसरी मादा से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक जनक कोशिका चाहे वो पैतृक हो अथवा मात्रक हो, चाहे वो पिता से प्राप्त हुई हो और चाहे माता से प्राप्त हुई हो, प्रत्येक जनक कोशिका चाहे वो पिता की हो चाहे माता की हो, से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का, कोशिका में जितने भी गुणसूत्र होंगे प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनक कोशिका, जिसको हम युग्मक कहते हैं, में जाता है। अगर नर युग्मक है तो नर युग्मक जो है वो पैतृक जनक कोशिका जो होगी उसके गुणसूत्र के जोड़े का एक गुणसूत्र किसमें जाएगा? नर युग्मक में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो नर होगा उसकी प्रत्येक कोशिका में जो जनक कोशिका है उसके प्रत्येक जनक कोशिका में दो गुणसूत्र होंगे, जोड़े होंगे, लेकिन उसमें से एक ही उस युग्मक में जाएगा। अगर वो नर है तो नर युग्मक बनाएगा, अगर मादा है तो मादा युग्मक बनाएगा। अब देखिए, ये जनक कोशिका में दो हैं, युग्मक में क्या है? एक है। और जब दो युग्मकों का संलयन हो जाता है, जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों का संलयन हो जाएगा तो एक नर में और एक मादा में दोनों मिल जाएंगे तो दो हो जाएंगे, जैसा कि पहले था। तो दो युग्मकों का जब संलयन होता है तो युग्मनज जो बनेगा, जाइगोट बनेगा, उसमें गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। दो थी, दो हो गई है। इससे क्या होगा? संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो किसी भी जाति के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है कि किसी भी जाति में डीएनए की मात्रा उस जाति के सभी सदस्यों में बराबर होती है। ये उसके स्थायित्व को सुनिश्चित कर रहा है। अगला पॉइंट है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं इसको, कि नवजात जो नया पैदा हुआ हो, नवजात के लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग जातियां अलग अलग युक्तियां या तरीके अपनाते हैं। विभिन्न जातियों में लिंग निर्धारण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसका उदाहरण है कि कुछ पूर्ण रूप से टोटल क्या करते हैं? पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसा होता है उनके नर या मादा उस पर निर्भर करते हैं।
इसका उदाहरण क्या है? कुछ सरीसृप, कुछ घिसट के चलने वाले जो हैं उनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है कि उनका जो निषेचित अंडा है, जिस अंडे में निषेचन हो गया है उसका उष्मायन ताप, जिसको आप सेना कहते हैं कि अंडे सेते हैं, जो पक्षी हैं वो अंडे सेते हैं ऐसा बोलते हैं, तो निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। उष्मायन ताप के आधार पर संतति नर या मादा होती है, जिसमें कुछ सरीसृपों में। अगला पॉइंट है घोंघे जैसे कुछ प्राणी। घोंघा पहला बोलते हैं, कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, वो कभी नर कभी मादा हो सकते हैं। और अगर एक ही प्राणी नर और मादा बदल सकते हैं तो इस बात का संकेत है कि इसमें जो लिंग निर्धारण हुआ है वो आनुवंशिक नहीं है, आनुवंशिक में कभी भी बदलता नहीं है। आप आगे पढ़ते हैं मानव में लिंग निर्धारण। तो मानव में जो लिंग निर्धारण है ये आनुवंशिक आधार पर होता है। अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो जनक जीवों से, जो माता पिता हैं उनसे वंशानुगत जीन ही, उनसे मिलने वाला जीन ही इस बात का निर्णय करता है कि संतति लड़का होगा या लड़की होगी। अगला पॉइंट इसी में देखेंगे कि जो मानव के सभी गुणसूत्र हैं वो पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते, वो जोड़े में नहीं होते। ये माता पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। जो भी संतति है उसमें उसके माता पिता के जो गुणसूत्र है उसकी प्रतिरूप फोटोकॉपी है। इनकी संख्या 22 जोड़े अर्थात 44 होती है। किसकी? प्रतिरूप वालों। जो गुणसूत्र माता पिता से मिलते हैं फोटोकॉपी के रूप में वो 22 जोड़े या 44 होते हैं। इसी में एक युग्म ऐसा होता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23वां जोड़ा जो है, 22 तक तो सामान्य है, एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं 23वां जोड़ा भी कह सकते हैं, वो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं हो। जोड़ा होता भी है तो पूरी तरीके से एक जैसा नहीं होता। जो स्त्री होती है उसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो पूर्ण युग्म होता है। स्त्री का जो लिंग गुणसूत्र है वो पूर्ण युग्म है और दोनों एक्स कहलाते हैं। जो दोनों हैं वो युग्म में एक्स कहलाते हैं। और जो पुरुष या नर है इसमें ये जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता। स्त्री में क्या पूर्ण युग्म होता है, ये पूर्ण युग्म नहीं होता। इसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का, जैसा कि एक्स, जिस प्रकार महिला में है एक गुणसूत्र नर में एक्स आकार का होता है और दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, और जो छोटा होता है उसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्त्रियों में एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं कि जो माता या मादा होगी मनुष्य की, इसको हमने क्या कहा? पी कहा। पी का मतलब क्या होता है? पेरेंट। पेरेंट का मतलब माता पिता। तो ये जो पीढ़ी है ये पेरेंटल पीढ़ी है। तो ये जो माता होगी या कोई मादा होगी उसमें 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे, टोटल 46 होंगे, 23 जोड़े होंगे। और जो पिता या नर होगा उसमें 44 प्लस एक्स वाई होगा। अब जब इसका युग्मक बनेगा तो ये आधा जाता है, आधा सेट जाता है, तो 22 प्लस एक्स और एक दूसरा युग्मक बनेगा 22 प्लस एक्स। और इसमें क्या होगा? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। युग्मक किसमें अलग बन रहा है? नर में बन रहा है। देखिए जब ये मादा युग्मक इस युग्मक से मिलेगा तो 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। अगर ये इससे मिलेगा तो 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ये वाला इससे मिलेगा 44 प्लस एक्स एक्स, अगर ये इससे मिल जाएगा तो 44 प्लस एक्स वाई। आप देखिए ये मादा और ये मादा, ये नर और ये नर।
तो जो 44 प्लस XX होगा वो लड़की होगी, 44 प्लस XY लड़का होगा, लड़की होगी, लड़का होगा। देखिए ये चारों में लड़की लड़की लड़का लड़का बराबर है। इस पॉइंट को देखते हैं तो सामान्यतः आधे बच्चे लड़के और आधे बच्चे लड़की हो सकते हैं मनुष्य के लिंग निर्धारण में। और जो सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की हो, अगला पॉइंट है कि सभी बच्चे वो लड़का या लड़की हो माता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है। देखिए माता इसको भी X दे रही है और माता इसको भी X दे रही है। तो सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि पिता ही ऐसा है जिससे X और Y दोनों अलग अलग हैं। तो इस पर निर्भर करता है। माता तो दोनों जो युग्मक है वो X है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़का होगा या लड़की होगा निर्धारित किससे होगा, पिता से होगा, क्योंकि पिता के पास दो है X और Y है। तो पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त होता है इसी पर लिंग निर्धारण निर्भर करता है। यदि बच्चे को अपने पिता से X मिले, X वंशानुगत हो तो वो लड़की, और जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वो लड़का होता है। मित्रों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक चैनल को पहुंचाइए और इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।